हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। ये वीडियो NVS 2022 में हुए JSA एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सॉल्यूशन है। नाउ इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो जिसने वो शिफ्ट नहीं देखी है तो उस शिफ्ट को भी ज़रूर देख लें, ताकि 2024 में होने वाली इसी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को किस तरह से कम समय में हल किया जा सकता है, इसका आइडिया आपको चल सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर इज़ अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 25 मीटर की हाई बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक फ्लैग पोल लगा रखा है। फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये 45 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, और टॉप का ये वाला ये 60 डिग्री बोल रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा ये 25 है तो मेरा बेस कितना आ जाएगा भाई, 10 45 1 होता है, तो मेरा ये भी 25 आ जाएगा। और 10 60 कितना होता है, √3। तो अगर मैं इस हाइट को h मान लूँ तो 25 प्लस h/25, तो 25 √3 माइनस 25, ये h की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 25 टाइम्स √3 - 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है रेशियो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ अशोक एंड विनय बिकम्स इतना। तो अगर आप अशोक की 1.2 से ऑफ x कर रहे हो, मान लो इनिशियली x थी अशोक की और विनय की जो थी y थी, तो 1.2 टाइम्स x जब कर रहे हो तो आपकी 5k हो रही है, और आप 1.12 y जब कर रहे हो तो आपकी 4k हो रही है। तो इसका मतलब 4.8x जो है वो 5.6 y के बराबर हो रही है। तो आपका x/y क्या आ जाएगा, 56/48। तो ये क्या आ जाएगी, 7:6, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एवरेज मनी डोनेटेड बाय 32 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर चैरिटी 60 रुपये। जब दो टीचर्स ने और कंट्रीब्यूट करा 200 रुपये और k रुपये, तो एवरेज साढ़े सात बढ़ गया। तो इन दो टीचर को मैं T1 T2 मान लेता हूँ, मतलब इन्होंने टोटल कितना कंट्रीब्यूट करा होगा कि पहले 60 था और साढ़े सात बाद में हुआ। तो इसका मतलब 67.5 तो इन दोनों टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करा। इनका एवरेज मानेंगे ना हम इनका एवरेज मान लेंगे कि हर एक की जो है साढ़े 67 है। ठीक है, अब हर एक स्टूडेंट की तो 60 थी, लेकिन अब 67.5 हो गई, मतलब ₹7.5 बढ़ गई। तो ये 7.5 किन्होंने बढ़ाई, टीचर्स ने बढ़ाई। तो 7.5 जो है इन वो कितना लेकर आए होंगे, 7.5 लेकर आए होंगे और 32 बच्चों का लेकर आए होंगे। तो ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया 135, और ये कितना हो गया, ये हो गया 7.5 तो ये हो गया 16/10, तो ये हो जाएगा 16/, 17/2 है ना, 15/2, 15/2 इंटू 32, ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 15 240, 240 और 135 ये हो जाएगा 375। अब ये 375 हो गया। अब इसमें से एक ने तुम्हें दे रखा है कितना, 200, तो एक कितना देगा, 175। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 175। देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि गुड्स ट्रेन और सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है और ये स्पीड है, और गुड्स ट्रेन की लेंथ ये है, सुपर फास्ट की है, तो टाइम टेकन बताओ। तो टाइम टेकन वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लो भाई। तो ये 3.1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या हो गई भाई, सब ट्रैक कर देंगे कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 30 हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 31/300 ये आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 300 इंटू 60 कर लो, तो ये 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट और कितने सेकंड, 12 सेकंड। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन रिस्पेक्टिवली। ए वर्क फॉर इतना दिन, फिर बी ने ज्वाइन कर लिया, आफ्टर 2 more days सी सब्सटीट्यूटेड ए। अब देखो इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि भाई ए बी सी ये 3 लोग हैं, इसने 20 दिन काम किया, इसने 40 दिन काम किया, इसने 60 दिन काम किया। अगर मैं टोटल काम 120 मान लूँगा तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2,
अब देखो हुआ क्या, ए वर्कड अलोन फॉर 2 days, ठीक है, तो ए ने कितना काम कर लिया, 12 यूनिट 2 दिन में। देन बी ज्वाइंड इन, और ए और बी ने 2 दिन और काम करा, मतलब 18 काम और हुआ। आफ्टर 2 more days, उसके बाद सी सब्सटीट्यूटेड ए, सी ने ए को सब्सटीट्यूट कर लिया, तो बी और सी ने कितने दिन काम किया ये हमें पता नहीं, लेकिन काम टोटल कितना हुआ, 120 हुआ। तो ये कितना हो गया, 30, तो ये कितना हो गया, 90। तो ये क्या आ जाएगा, 500 5 8 40, मतलब 18 डेज। 18 डेज ये किसने काम किया, बी और सी ने। तो बी और सी ने 18 दिन काम किया, ठीक है, और इन्होंने 2 दिन काम किया, किन्होंने, ए और बी ने 2 दिन काम किया, 2 days। और खाली ए ने कितने दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अभी देखो हमें एक दो चीज़ और पता करनी पड़ेंगी। आप ए बी सी लिखो, अगर हमें ये पता करना है कि जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई ये किसको कितने गया, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत, और एक इंडिविजुअली किसने कितने दिन काम करा वो पड़ेगी ज़रूरत। अभी हमें एक ही पता है बस इंडिविजुअली कि उसने 2 दिन काम करा, कि मतलब उसने सॉरी 4 दिन काम करा, है ना। लेकिन हमें औरों का भी निकालना है। तो अभी एफिशिएंसी हमें मालूम है, तो एफिशिएंसी तो आप लिख दो यहाँ पर कि भाई 6 है, ये 3 है, ये 2 है। लेकिन नंबर ऑफ डेज अगर मुझे लिखने पड़े तो ए ने कितने दिन काम किया, 2 तो अकेले करा, 2 बी के साथ करा, तो टोटल 4 डेज काम कर लिया। अब बी ने कितने दिन काम किया, 18 दिन, 2 दिन तो उसने ए के साथ करा, और 18 दिन किसके साथ करा, सी के साथ, तो कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो इसने 20 दिन काम किया। और सी ने कितने दिन काम किया, भाई सी ने तो 18 दिन ही काम करा, तो सी ने इतने दिन काम करा। अब हम इसमें निकालेंगे कि ये जो पैसा है ये किस रेशियो में बटेगा, तो वो निकालने के लिए हमें करना पड़ता है, जैसे मनी रिसीव्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डेज से। ये इसका तरीका होता है। तो हमारे पास एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 36। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2:5:3, ठीक है। मतलब इस रेशो में बटेगा क्या चीज बटेगी, 14,000। अब लेकिन हमें जब रेशो मिल गई तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। आप इस रेशो से अब वो मत निकालो, वो बेकार में काम बढ़ेगा। आप यहीं से डायरेक्ट निकाल लो कि मनी रिसीव्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट मोर देन मनी रिसीव्ड बाय ए। तो यहाँ से देख लो भाई कितना ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। मनी व्हाट परसेंट मोर देन बाय ए बाय 3 यूनिट, तो बाय 2, तो ये कितना हो गया 1.5, मतलब कितना होगा 150%। तो आंसर क्या आ गया मेरा, 150%, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है कि डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इन द अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब इसमें तुम्हें वो नंबर निकालना है। तो ए और सी के बीच में गैप कितना था, 1 का। अब देखो ये है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट अगर 14280 होगा तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1428। और वही तुम्हारा ए और सी के बीच का गैप है, तो 1428 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए वो कह रहा है कि इफ बी हैड नॉट ज्वाइन द वर्क और सी ज्वाइन करता 4 दिन बाद, तो इसका मतलब ए कितने दिन काम करता अकेले, 4 दिन वो अकेले काम करता, तो कितना काम कर लेता, 24 काम कर लेता। टोटल काम कितना था, 120, बचा कितना, 96। तो ये 96 काम कौन करते, ए और सी करते। तो कितने दिन में कर लेते, एफिशिएंसी क्या है इनकी, 8, 12 दिन। तो 12 दिन तो ये, मतलब कितना टोटल कितने दिन में कर रहे थे, तो 12 दिन तो ये, और 4 दिन कितने किसके, ए के, तो कितने टोटल दिन लगते, 16 दिन। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 16 डेज, ठीक है। तो ऐसे हमने एक बार जो है मेहनत करी, और उसके बाद हमने सारे आंसर बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लिए। तो इसमें सिर्फ एक बार ये चार्ट बनाने के दे रहे हैं, एंड देन आफ्टर दैट आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, मोहन कैन रो अ बोट 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 घंटे। देन ही कैन रो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 33 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 घंटे। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम if while rowing upstream he could row at a speed slower by 1 किलोमीटर प्रति घंटा due to strong wind। तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम की मैं ये लिखूँगा। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तुम 1/x+y को क्या मान लो, डी मान लो, और 1/x-y को क्या मान लो, यू मान लो, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैं इसको अगर 1 ये मानूंगा तो यहाँ 45D आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 22 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो 22U आ जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि साथ में वो क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 33 अपस्ट्रीम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2, और क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 135D प्लस 66U, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 120D प्लस 66U। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15D। तो D की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/15। नाउ मेरे को U की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा अपनी। तो 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लेस कर दो 1/15, 3 प्लस 22U। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/11। तो D आ गई 1/15, U आ गया 1/11। नाउ हमने जो है D को 1/x+y बोला था, तो जब ये 1/15 है तो मेरे पास x+y कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और x-y कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम है। हमने कहा ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 30 किलोमीटर ही वो बोल रहा है डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो x+y की आपके पास क्या वैल्यू है, 15, तो यहाँ 15 रख दिया, और x-y की वैल्यू क्या है, 11। लेकिन वो कह रहा है कि अपस्ट्रीम जाते हुए 1 किलोमीटर और पर आवर वो स्लो हो रहा है, तो मतलब वो 10 हो रहा है, तो 11 होना चाहिए था। तो 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, मतलब टोटल कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लगा है। तो आंसर क्या आ गया, 5 घंटे आ गया। ठीक है, अब देखो ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है कि 5 लीटर ऑफ मिल्क वॉज ड्रॉन फ्रॉम मिल्क कंटेनर एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। आफ्टर दैट 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर एंड अगेन रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब 2 बार हुआ है ये जो हुआ है प्रोसेस। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर टू दैट ऑफ द टोटल सोल्यूशन इज 16:25। तो हाउ मच मिल्क डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है कि फाइनल क्वांटिटी जो बची, जितना बचा, जैसे फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मेरा कितना बचा इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी, मतलब मिल्क जितना मेरे पास पहले था, इनटू 1 माइनस क्या, 1 माइनस क्या, तो 1 माइनस एक बार में जो आप क्वांटिटी ले रहे हो वो, मतलब जितनी आप रिप्लेस कर रहे हो, और डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटी कितनी थी उस कंटेनर की वो, और हम कितनी बार उस प्रोसेस को कर रहे हैं वो रेज टू द पावर यहाँ आ जाएगा। जैसे आप ये कह रहे हो कि फाइनल क्वांटिटी मेरे पास कितनी बची और इनिशियल क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी, तो यहाँ से देखो रेशियो ऑफ क्वांटिटी नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर, तो फाइनल जो बची मेरे पास क्वांटिटी मिल्क की वो ये बची, टू दैट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मतलब 16 मेरे पास दूध है और टोटल 25 है, इसका मतलब इनिशियली मेरे पास 25 दूध रहा होगा ना, मैं यहाँ 25 रख दूंगा। ये दूध के बारे में ही हो रही है बात, ये मैं दूध के रेस्पेक्ट में लिखूंगा सारा। 1 माइनस कितना लीटर आप रिप्लेस कर रहे हो, 5 लीटर ऑफ मिल्क रिप्लेस कर रहे हो, तो 5 लीटर ये आ जाएगा, और कैपेसिटी कितनी है हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। ओरिजिनली कितना था वही कैपेसिटी है, ये तो रेशो में बात हो रही है, हमने रेशो बता दी है आपको, रेस टू द पावर क्या 2, क्योंकि 2 बार हुआ है ये, तो इसका अंडर रूट ले लो, तो 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/c। अब ये कितना हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 5/c। तो c कितना आ जाएगा, 25। तो कितना लीटर होल्ड कर रहा था वो, 25 लीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि माइक्रोवेव ओवन इज बॉट फॉर ₹18,000। विजय बॉट इट विद 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड सोल्ड बाय गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ये। जैसे ही आपने देखा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ये, तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है 14.5%। तो अगर मैं 10 और 5% लिखूँ या मैं 41.5% लिखूँ, ये बात बराबर है, क्योंकि अब देखो 10
और 5% जो है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट 14.5 होता है। इसी तरह अगर 10 और 15 देता तो ये 23.5% होता है। इसी तरह अगर 10 और 25 देता तो इसका क्या हो जाता, 32.5% हो जाता। 10 और 35 देता तो इसका क्या हो जाता, 41.5%। मतलब ये वाली डिजिट जो है ये आपकी इंक्रीज होती जा रही है और ये डिजिट क्या होती जा रही है, आपकी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि ये 14.5% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किशोर ने जो है माइक्रोवेव ओवन करा 25% डिस्काउंट से बाई करा ऑन द मार्क प्राइस एंड सोल्ड बाय गिविंग 12% डिस्काउंट। अब देखो इसमें मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 18,000 पे काम नहीं करूँगा। मैंने मान लिया कि यार मार्क प्राइस जो थी वो मान लो 1000 रुपये थी, ठीक है। अब विजय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इक्वेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन को। तो विजय ने जो है 28% डिस्काउंट पर खरीदा, तो विजय की कॉस्ट प्राइस ऑफ विजय क्या हो जाएगी भाई, 720 हो जाएगी क्योंकि 28% डिस्काउंट के साथ खरीदा है ना। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी विजय की भाई, 14.5% का डिस्काउंट दिया है तो 855 है ना, 855 पर उसने बेच दिया। अब मैं किशोर पे आता हूँ, ये सब 1000 के रिस्पेक्ट में हो रही है बात। किशोर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी भाई, उसने खरीदा कितने, 25% डिस्काउंट मतलब 750 रुपये में खरीदा एंड सोल्ड बाय गिविंग 12% डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी इसकी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 880, ठीक है। तो अब देखो हु अर्न्स मोर, ये कितना अर्न कर रहा है, ये कितना अर्न कर रहा है, तो 80 जाओ और 55 जाओ, 135, ये 135 रुपये अर्न कर रहा है। ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है 130, है ना भाई। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितने का गैप आ रहा है, 5 का। मतलब 5 रुपये विजय, 1000 रुपये पे विजय जो है 5 रुपये ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो 18,000 पे कितना करेगा, इंटू 18, इंटू 18 तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये। तो विजय ज़्यादा अर्न कर रहा है 90 रुपये, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इस सवाल में हमसे बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ किशोर इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ विजय। तो इसमें हम पुराने डेटा का ही अपना यूज़ करेंगे कि सेलिंग प्राइस किशोर की कितनी थी, 880, और विजय की कितनी थी, 855। तो कितना ज़्यादा है किशोर, किशोर का वैसे तो 25 रुपये ज़्यादा है भाई, 880 माइनस 855, है ना। वैसे तो 25 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है पर मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ विजय। तो विजय की रेस्पेक्ट में मैं देखना मतलब डिवाइड बाय 850। अब ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इसको करने का मैं सरल तरीका बताता हूँ। देखो 2 तो हर ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो 8.55 को एक तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 17.1, ठीक है। तो अब 25 में से तुम 17.1 पर तो पहुंच चुके, ठीक है। अब तुम्हें देखना है सेकंड, वो देखो ये तो या तो 0.8 आएगा या 0.9 आएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट, क्योंकि 8.55 तो 1 है, तो 0.1% क्या होगा, 0.1% क्या होगा, 0.855। तो 0.9 कितना हो जाएगा, इसी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 7.695। तो 17.1 पहले चल चुके थे, अब कितना चल चुके, 17.695, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 24.795 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम इसमें ये देखो कि जब तुम 2.9 करने पे ही तुम्हारा 24.795 आ रहा है, मतलब 25 के पास आ रहे हो, तो इसका मतलब इससे कम वाले तो होंगे नहीं, तो 2.8 और 2.85 तो आंसर में आएगा ही नहीं आएगा। अब तुम्हारे पास एक तो ये ऑप्शन बचा, एक ये ऑप्शन बचा, ठीक है। तो मैंने 2.9 तो कर लिया, अब मैं एक 2.94 और चेक कर लूँ, ठीक है। तो वो कैसे चेक करूँगा, तो 0.04 मेरा कितना आएगा ये देख लो। तो वो आप कैसे करोगे, तो वो होगा 0.0855 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये कितना दे देगा आपको, तो ये दे देगा 0.342, ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर लो,
कि मेरा 24.795 पर तो मैं पहुंच ही चुका था, और 0.342 और कर लो, ठीक है। तो मैं 25 से ऊपर पहुंच रहा हूँ, ये मेरा आ रहा है 25.137। तो अब मैं 25 से आगे पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब 2.94 लेने पर मेरा 25 से ऊपर निकल रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 25 के जो सबसे नज़दीक है, ठीक है, 24.795 वाला, इसको मैं लमसम 25 कह सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, आंसर मेरा आएगा 2.9%, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, गुड क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि अंडर इंस्टॉलमेंट प्लान फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको बतानी है। देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा था कि अंडर दिस प्लान कस्टमर्स आर ऑफर्ड 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, थर्ड शॉप ओनर का है ना इंस्टॉलमेंट प्लान। तो अगर 10% डिस्काउंट इसमें वो बोल रहा है कि भाई 18,000 का तो मार्क प्राइस था, है ना, और 10% डिस्काउंट मतलब 1800 मैं इसमें से घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 16200, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा ये है, अब इतने पे उसने जो है क्या करा, डिस्काउंट दिया, इतने में वो कस्टमर्स को बेचेगा। अब वो कह रहा है कि 5700 का लेकिन डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर 5700 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा तो बचा कितना, 10500। अब मतलब जो दो इक्वल तुम्हारी इंस्टॉलमेंट लगनी है वो इतने पे लगनी है, ये मूलधन है, ठीक है। अब वो कह रहा है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है इंस्टॉलमेंट्स का, 10% है, मतलब पहले साल जो है 10 से 11 होगा, और दूसरे साल जो है 100 से 121 जाएगा, यही तो मतलब है। लेकिन इंस्टॉलमेंट क्या है, दो इंस्टॉलमेंट हैं तभी हमने दो बार करा, और इक्वल हैं, तो अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल बना लो। ये जो है मेरा, ये इंस्टॉलमेंट को दर्शाता है, तो इसे इक्वल बना लेंगे। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तभी तो ये 121 बनेगा, इक्वल बनेगा। तो जब मैं इधर कर रहा हूँ तो मैं इधर भी करूंगा मल्टीप्लाई। तो अब मेरा जो टोटल मूलधन आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है, 110 और 100, 210 आ रहा है, मतलब ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। और मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है, एक इंस्टॉलमेंट मेरी ये है, 121 रुपये की है मेरी इंस्टॉलमेंट, 121 की यूनिट की। अब ये जो 210 मूलधन है, और यहाँ पे मेरा जो मूलधन था वो ये था 10500, क्योंकि इसी पर लग रहा है, जो इंस्टॉलमेंट लग रहा है 10500 पर लग रहा है। तो 210 को मैं 10500 बनाने के लिए क्या करूँगा, 50 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अब मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी रही, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, जब मैंने इसको 50 से करा तो मैं इसको भी 50 से करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6050, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा इस, देखो इस सवाल में बोल रहा है कि हाउ मच एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 500 मिलीलीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 20%। तो इसके सॉल्यूशन की फाइनल स्ट्रेंथ तुम्हें 20% बनानी है। इसमें मिक्सचर एलिगेशन हम लोग यूज़ करेंगे। और इनिशियली क्या थी भाई, सॉल्यूशन में 12% अल्कोहल थी, वो हमने यहाँ लिख लिया कि 12%, ठीक है। मतलब 500 मिलीलीटर ऑफ 12% सोल्यूशन, और पहले 12% थी, बनानी 20% है ना। और एक हमने ले लिया टोटल अल्कोहल, तो ये 100% ले लिया अल्कोहल, ठीक है। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 80% बचा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तुम्हारा 8% बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 आ गया और ये 1 आ गया, इसे काट लेंगे, ये 10 1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो था वो इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और अल्कोहल जो है वो इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये अल्कोहल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और ये सॉल्यूशन को, ठीक है। तो 500 मिलीलीटर्स ऑफ 12% सोल्यूशन, अगर ये 10 500 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 50। तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कहाँ लगाएंगे, इसमें लगा दो। तो वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें लगा लो, इंटू 50। तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा कि अल्कोहल कितना हो गया, 50। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम्प्लीटली डिवाइड दिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 3 टू द पावर 25 हमने कॉमन ले लिया जैसे, ठीक है। तो 3 की पावर 25 कॉमन आ गया, तो ये क्या आएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 1, देन ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 3, फिर 3 टू द पावर 4, बस।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर 25 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया कितना थे 1 + 3 + 9 + 27 + 81। ठीक है, तो ये कितना आ गया 13, ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 121, तो 121 × 3 की पावर 25। अब ये किससे डिविजिबल होगा? देखो ये तो 11 के उससे ही होगा, तो 11 का मल्टीपल कौन आ रहा है यहाँ पे 33 आ रहा है, तो 33 से डिविजिबल होगा, है ना? तो 33 आंसर है। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 11% एवरी ईयर फॉर द लास्ट 3 years। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस मच देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 years ago। 11% अगर बढ़ रही है, मान लो 100 थी तो 111 हो गई होगी, राइट। और दूसरे साल क्या हो गई होगी फिर 110, 100 के स्क्वायर से 111 का स्क्वायर हो गया। तीसरे साल क्या हो गई होगी 100 के क्यूब से 111 का क्या हो गया क्यूब हो गया। ठीक है, अब ये 111 का क्यूब क्या होता है? तो सबसे पहले तो 111 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 1 2 3 2 1 ये होता है, ये 111 का स्क्वायर ही होता है। अब मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो मैं फिर दोबारा इससे कर रहा हूँ, तो 1 2 3 2 1 इंटू 1 2 3 2 1 इंटू 1 2 3 2 1 कितना आ गया 1367631। ठीक है, तो जब ये आ गया, अब इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 5 है, इसका मतलब मेरा इनिशियल उसमें भी जो है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब जो मेरी इनिशियल पॉपुलेशन थी 100 क्यूब, अगर मैं उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल कुसुम अर्नड एन एवरेज ऑफ 750 रुपीज़ पर डे। फॉर द फर्स्ट 19 days पर एवरेज अर्निंग वॉज 700। फॉर द लास्ट 13 days एवरेज अर्निंग वॉज 800। ऑन 19th अप्रैल शी earned 100 रुपीज़ लेस देन दैट ऑन 18th अप्रैल। तो देखो इसको करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एक ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग केस मतलब कि वो ये बोल रहा है कि अप्रैल का महीना, तो अप्रैल का महीना कितने का होता है 30 दिनों का होता है, 30 डेज का। लेकिन यहाँ इसने पहले तो 19 दिन की बात कर ली, फिर 13 दिन की, मतलब 32 दिन की बात कर ली, मतलब 2 दिन क्या कर रहे हैं मेरे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले 19 दिन अगर उसने 700 रुपये अर्न करे, तो मतलब उसने एवरेज से कितना कम करे 50 रुपये पर दिन अर्न करे, तो 19 दिन में 50 रुपये उसने एवरेज से कम अर्न करे। और फॉर द लास्ट 13 days एवरेज वॉज 800, मतलब एवरेज से उसने कितना ज़्यादा अर्न करे 50 अर्न करे, तो मैं प्लस का ले लूँगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 50 कॉमन आ गया, और 13 माइनस 19, तो -6 मतलब -300। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे जो 2 दिन हैं, ठीक है, उन पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा। मतलब मान लो मैं 19th अप्रैल और 18th अप्रैल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 2 दिन जो हैं ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं, मतलब तो इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का टोटल क्या बैठता, इन दोनों का टोटल वैसे तो बैठता 1500। ठीक है, लेकिन अब ये 300 रुपये और कम जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 300 बैठ रहा है। तो ये इफेक्ट डालेगा इन दोनों के सम पर। कितने का इफेक्ट डालेगा -300 का। अगर यहाँ प्लस होता तो +300 कर देते, जो साइन यहाँ होगा वही साइन हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मतलब हमने प्लस -300 कर दिया। तो 19th और 18th वाले जो हैं इनका सम हो गया 1200 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 19th अप्रैल को उसने 100 रुपये कम अर्न किए, मतलब 18 को उसने ज़्यादा अर्न किए। तो मतलब 18 माइनस 19th 18th अप्रैल की और 19th अप्रैल की डिफरेंस जो है वो 100 हो गया। तो और 18th और 19th का सम कितना है 1200 है। तो उसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को। तो तुम्हारा 19th, अब तुम्हें 19th अप्रैल का निकालना है, तो 19th अप्रैल का कैसे निकलेगा दिस माइनस दिस। तो भाई कितना हो जाएगा 1100, 1100 बटा दो कितना हो जाएगा 550। तो 550 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि उसका पूरा सम लेके करो, इससे सॉल्व करो, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि ए एंड बी वर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी एंड क्यू ऑन अपोजिट साइड ऑफ 48 मीटर हाई टावर। Angles of elevation of the top of the tower from point P and Q were 30-60. A walked towards the tower, B walked to reach point RS। ठीक है, ठीक है।
देखो वो क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, 48 मीटर का एक टावर है। फिर वो कह रहा है कि ए और बी जो है ये पॉइंट पी, ये पॉइंट है दो, पी और क्यू, ठीक है। यहाँ पर कौन दो लोग खड़े हैं, यहाँ ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है। अब वो कह रहा है कि पी से जो वो एंगल बन रहा है एलिवेशन का, ये तो बन रहा है 30 डिग्री का, और क्यू से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकालना है ए और बी का कि वो बढ़ा है या घटा है। तो इनिशियल जो मैं दूरी निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा कि पहले तो tan 30 हो जाएगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो ये मेरा बेस क्या दे देगा, इसको पॉइंट ओ मान लो, इसको पॉइंट के मान लो। तो ये दूरी मेरी हो जाएगी कितनी, 48 × √3, है ना। और tan 60 क्या होता है, √3। तो ये दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी मेरी हो जाएगी 48/√3। अब वो क्या कह रहा है कि ए वॉकड टूवर्ड्स द टावर एंड बी वॉकड अवे फ्रॉम द टावर, ये काम है। तो ये ए जो है ये टूवर्ड्स द टावर वॉक कर रहा है, मतलब ये इस तरफ वॉक करेगा। और बी जो है वो अवे फ्रॉम द टावर, बी मतलब यहाँ से यहाँ इस तरह डायरेक्शन में वॉक करेगा। टू रीच पॉइंट आर एंड एस, अब ये पॉइंट हो गया आर, ये पॉइंट हो गया एस। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स बिकम 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक है। तो अब कैसे निकालूंगा, अब जो नया डिस्टेंस मेरा होगा आर ओ ये दूरी मेरी कितनी हो जाएगी भाई, ये 48 है, तो tan 45 1 है, तो ये भी 48 होगा, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ओ एस वाली दूरी मेरी कितनी हो जाएगी, तो ये भी मेरा हो जाएगा 48। तो इनिशियल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल डिस्टेंस ए और बी के बीच का मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 48 √3 प्लस 48/√3। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 48 इंटू, इसको √3 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 16 √3, और इनका ऐड करेंगे तो मतलब 64 √3 मेरा इनिशियल डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस फाइनल क्या हो जाएगा, 48 इंटू 2 मतलब 96। तो अब ये डिस्टेंस बड़ा है या घटा है, तो 64 √3 को और सिंप्लीफाई कर लो। इसको तुम क्या लिख सकते हो, 64 इंटू 1.73, तो 173 इंटू 64, 28, 29, 18, 34, तो ये आ जाएगा 111.72, ये आ गया 111.72, ठीक है। और ये अब ये आ गया 96, तो मतलब तुम्हारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, ठीक है। अब कितने से डिक्रीज हुआ है, तो यार देखो 4 आ गया और 11 आ गया, है ना, 4 आ गया और 11 आ गया और 7 2 आ गया, तो कितना आ रहा है, डिक्रीज बाय 14.72, ठीक है। ये 10 आएगा, ये 10 आएगा यहाँ पे, तो ये 110 आएगा, 14.72 आ गया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरह से प्रश्नों को हल करना है कम समय में। और अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि और भी क्वालिटी वीडियोस इसी तरह की बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नाउ परीक्षा आईक्यू पर खाली एनवीएस ही नहीं बल्कि रेलवे, यूपी और बैंकिंग में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी उनके पेपर्स का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की और भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा आईक्यू के साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।